हेलो बच्चों, कैसे हैं आप सब लोग। मैं सुनील देवड़ा आपके साथ जुड़ चुका हूं और आज से हम आपकी ऑनलाइन क्लास शुरू कर रहे हैं। अब ऑनलाइन क्लास शुरू करने से पहले मैं आपके लिए लेकर आया हूं एक मोटिवेशनल वीडियोज जो मेरे द्वारा ही लिखी गई है। चलिए देखते हैं इन पंक्तियों को। तेरी उड़ान को कोई रोक नहीं पाएगा, बस हौसलों में जान रखना। तेरे पंख तूफान से भी टकरा जाएंगे, बस अपनी कोशिश को कायम रखना। क्या मतलब है इन पंक्तियों का? पंक्तियों में क्या कवि कहना चाहता है कि कवि नहीं, पंक्तियों के अंदर क्या लिखा है, मतलब इन पंक्तियों का कि तेरी उड़ान को कोई रोक नहीं पाएगा। यानी आपकी जो उड़ान है, आपको जो मंजिल की तरफ आप जा रहे हो, आपके जो हौसले हैं उनको कोई रोक नहीं पाएगा। बस अपने हौसलों में, अपनी हिम्मत में क्या रखना, जान रखना। तेरे पंख तूफान से भी टकरा जाएंगे, आपकी जो हिम्मत रूपी पंख है वो तूफान से भी टकरा जाएंगे, यानी बड़ी से बड़ी कठिनाइयों का भी सामना कर लेंगे। बस अपनी कोशिश को कायम रखना, यानी अपनी कोशिश कभी मत छोड़ना, हमेशा कोशिश करते रहना। एक दिन आप जरूर अपनी मंजिल की ओर पालोगे, ऊंची बुलंदियों को आप जरूर छू लोगे। ठीक है, तो इसी सोच के साथ हमें क्या करनी है, मेहनत करनी है, अच्छे से पढ़ाई करनी है। हमारी जो कोरोना की वजह से पढ़ाई डिस्टर्ब हो गई है, उस सभी चीजों से ध्यान हटा करके वापस हमें अपनी पढ़ाई की ओर हमें ध्यान लगाना है। क्योंकि शिक्षा एक ऐसी चीज है जो परिस्थितियां चाहे कैसी भी हो, उन परिस्थितियों से लड़ने के लिए शिक्षा एक पहला हथियार होता है। तो शिक्षा अपने जीवन में जरूरी है। चलिए, तो आज हम शुरू कर रहे हैं क्लास 8 का फर्स्ट चैप्टर नंबर फर्स्ट। चलिए शुरू करते हैं मेरे साथ। चलिए, क्लास 8 विषय विज्ञान, चैप्टर फर्स्ट है फसल उत्पादन एवं प्रबंध। ठीक है, फसल उत्पादन एवं प्रबंध। देखिए, नाम से क्या पता चल रहा है, फसल उत्पादन, नाम से पता चल रहा है कि आप इस चैप्टर में हम क्या पढ़ने वाले हैं कि किसान के द्वारा फसल का उत्पादन कैसे किया जाता है, साथ में उसका प्रबंध यानी उस फसल का रखरखाव कैसे किया जाता है, किसान कैसे अपने खेत को तैयार करता है, कैसे उसके अंदर बीज बोता है, कैसे उसकी सिंचाई करता है, कैसे उसका रखरखाव करता है, कैसे घास फूस वगैरह निकालता है, फसल की कटाई कैसे करता है, और कटाई के बाद में उस फसल को कैसे अपने घरों में या बोरियों में या मंडियों के अंदर कैसे उसको सुरक्षित रखता है, और वो अनाज शहरों तक या हमारे घरों तक कैसे पहुंचता है। इन सभी चीजों के बारे में हम क्या करने वाले हैं, अध्ययन करने वाले हैं। ठीक है, चलिए देखिए शुरू करते हैं। अध्याय नंबर 1 चैप्टर नंबर फर्स्ट फसल उत्पादन एवं प्रबंधन। पढ़िए मेरे साथ। ग्रीष्म अवकाश में पहले अंबू जो अपने चाचा के घर गए, उनके चाचा एक किसान थे। एक दिन उन्होंने खेत में कुछ और औजार देखे, जैसे कि खुरपी, दरांती, बेलचा, हल आदि। देखिए, अंडरलाइन काम की चीजें ये आपकी। ठीक है, ये यानी उन्होंने खेत में कुछ औजार देखे। औजार कौन कौन से देखे? खुरपी, दरांती, बेलचा, हल आदि। ये क्या है? ये कृषि औजार है। किसके औजार है? कृषि औजार, यानी कृषि में यानी खेती में काम में आने वाले क्या है, औजार हैं। ठीक है, कौन कौन सी? खुरपी छोटी सी होती है, हाथ के द्वारा खरपतवार वगैरह निकाली जाती है। ठीक है, दरांती जिसे फसल काटी जाती है, बेलचा हल जिसे फसल, बेलचा जो हल जो होता है वो आप जिसे आपकी बीज बोए जाते हैं। ठीक है, देखो मैं जानना चाहता हूं कि हम इन औजारों का उपयोग कहाँ और कैसे करते हैं, कि इन औजारों का उपयोग कहाँ पर करते हैं, कैसे करते हैं। खुरपी खरपतवार निकालने के लिए काम में आती है। ठीक है, दरांती फसल काटने के लिए काम में आती है। हल बीज बोने के लिए काम में आते हैं। आगे देखिए, आप पढ़ चुके हैं कि सभी सजीवों को भोजन की आवश्यकता होती है। पिछली क्लास में 6 क्लास से आप 7 क्लास में पढ़ते आ रहे हो। ठीक है, कि सभी जीवों को किसकी आवश्यकता होती है? भोजन की आवश्यकता होती है। जीवों को भोजन की आवश्यकता क्यों होती है? ऊर्जा के लिए। किसके लिए? ऊर्जा के लिए। हम भी भोजन करते हैं, अन्य प्राणी भी भोजन करते हैं, पौधे भी भोजन करते हैं। किसके लिए? ऊर्जा के लिए। किसके लिए? ऊर्जा। ऊर्जा क्यों लिए? कोई भी काम कर रहे हो आप, खा रहे हो, पी रहे हो, बैठ रहे हो, दौड़ रहे हो, कुछ भी काम कर रहे हो, इन सभी चीजों के लिए हमें ऊर्जा की जरूरत पड़ती है। और ऊर्जा प्राप्त करने के लिए हम लोग क्या करते हैं? भोजन करते हैं। आगे देखिए, पौधे अपना भोजन स्वयं बना सकते हैं। क्या आपको याद है कि हरे पौधे अपना भोजन किस प्रकार संश्लेषित करते हैं? पौधे अपना भोजन जो स्वयं बना लेते हैं, और जो पौधे अपना भोजन स्वयं बना लेते हैं, जो जीव, वो क्या कहलाते हैं? स्वपोषी। पिछली क्लास में पढ़ा था, जो वह जीव क्या कहलाते हैं? स्वपोषी कहलाते हैं। और पौधे अपना भोजन कैसे बनाते हैं? कौन सी प्रक्रिया के द्वारा? आप जानते हो पौधे अपना भोजन कौन सी प्रक्रिया के द्वारा? प्रकाश संश्लेषण प्रक्रिया। किसके द्वारा? प्रकाश संश्लेषण की प्रक्रिया के द्वारा पौधे क्या बनाते हैं? अपना भोजन बना लेते हैं। कैसे बनाते हैं? प्रकाश संश्लेषण की प्रक्रिया के द्वारा। देखिए, प्रकाश संश्लेषण की प्रक्रिया में पौधा क्या करता है? ये तो क्या काम में रहता है? जल। 6 अणु जल के होते हैं, और 6 अणु किसके होते हैं? कार्बन डाइऑक्साइड के। जल और कार्बन डाइऑक्साइड का उपयोग करता है किसकी उपस्थिति में? सूर्य के प्रकाश, सूर्य की प्रकाश की उपस्थिति में। और किसकी उपस्थिति में? क्लोरोफिल। पौधे के अंदर जो क्लोरोफिल होता है, हरित लवक, उसी की वजह से पौधा अपना भोजन स्वयं बना सकता है। हमारे अंदर क्लोरोफिल नहीं होता, इसलिए हम अपना भोजन स्वयं नहीं बना पाते हैं। तो सूर्य के प्रकाश और क्लोरोफिल की उपस्थिति में पौधा जल तथा कार्बन डाइऑक्साइड CO2 का उपयोग करके क्या बना लेता है? ग्लूकोज बना लेता है। C6H12O6 यानी ग्लूकोज क्या बना लेता है?
ग्लूकोज बना लेता है और साथ में क्या बनाता है 6O2 यानी ऑक्सीजन गैस। क्या बनाता है ऑक्सीजन गैस बनाता है। और ये ग्लूकोज जो होती है यही पौधे का क्या होता है भोजन होता है। तो हमने पिछली क्लास में देखा था कि पौधा प्रकाश प्रक्रिया द्वारा जल और कार्बन डाइऑक्साइड का उपयोग करके सूर्य के प्रकाश और क्लोरोफिल हरित द्रव्य की उपस्थिति में ग्लूकोज बना लेता है, अपना भोजन बना लेता है। इसलिए पौधे क्या कहलाते हैं स्वपोषी कहलाते हैं, अपना भोजन स्वयं बना लेते हैं। आगे देखिए मनुष्य से सभी जंतु भोजन बनाने में असमर्थ। मनुष्य जो है और बाकी जो जंतु है अपना भोजन स्वयं नहीं बनाते। मनुष्य तो बाकी जंतु जो होते हैं भोजन के लिए किस पर निर्भर रहते हैं दूसरे जीव जंतु पर या फिर पौधों पर निर्भर रहते हैं। सीधे तौर पर पौधों पर निर्भर रहते हैं, पौधों पर, और तथा दूसरे जो छोटे प्राणी होते हैं उन पर निर्भर रहते हैं। जैसे हिरण वगैरह जो होते हैं सीधे पौधों खा लेते हैं। हम भी फ्रूट वगैरह पौधों से जो बीज वगैरह मिलते हैं सीधे खा लेते हैं। मांसाहारी जो जीव होते हैं वो छोटे जीव जंतु है, शेर वगैरह चित्ता वगैरह जो होते हैं हिरण वगैरह छोटे जीव पर भोजन के निर्भर रहते हैं। ठीक है, तो जंतु के भोजन का स्रोत क्या है? जंतु के भोजन का स्रोत क्या है? जंतु है, जंतु के भोजन का स्रोत एक तो पौधे हैं, एक तो पौधे हैं और दूसरा क्या है छोटे जीव पौधे और छोटे जीव जंतु के भोजन का स्रोत है। क्या हम भोजन ग्रहण ही क्यों करते हैं? परंतु हम भोजन ग्रहण ही क्यों करते हैं? अभी बात की किसके लिए? ऊर्जा के लिए। हमें विभिन्न प्रकार कुछ भी कार्य करने के लिए क्या चाहिए? ऊर्जा चाहिए, और इस ऊर्जा के लिए हम क्या करते हैं? भोजन ग्रहण करते हैं। ठीक है, आगे देखिए आप जानते ही हैं कि सजीव भोजन से प्राप्त ऊर्जा का उपयोग विभिन्न जैविक प्रक्रमों जैसे पाचन है, श्वसन है, उत्सर्जन के संपादन में करते हैं। इस ऊर्जा का प्रयोग हम भोजन खाते हैं उसके पाचन के लिए भी ऊर्जा चाहिए, श्वास लेते हैं उसके श्वसन के लिए भी ऊर्जा चाहिए, भोजन का उत्सर्जन जो कचरे का उत्सर्जन करते हैं अपशिष्ट पदार्थ उसके लिए भी ऊर्जा चाहिए। बाकी गा रहे हैं, बोल रहे हैं, खा रहे हैं, पी रहे हैं, दौड़ रहे हैं, खेल रहे हैं, कुछ काम कर रहे हैं, इन सभी चीजों के लिए हमें किसकी आवश्यकता होती है? ऊर्जा की आवश्यकता होती है। चलिए आगे देखिए हम अपना भोजन पौधों अथवा जंतु या दोनों से ही प्राप्त करते हैं। हम अपना भोजन क्या करते हैं? या तो पौधों से प्राप्त करते हैं या जंतुओं से प्राप्त करते हैं या दोनों से ही प्राप्त करते हैं। उसी के आधार पर आपने देखा होगा जो जीव जंतु होते हैं जो सिर्फ पौधों को खाते हैं, जो पौधों खाते हैं वो क्या कहलाते हैं? शाकाहारी। जो सिर्फ पौधों को खाते हैं शाकाहारी कहलाते हैं। ठीक है, जो सिर्फ जीव जंतु को खाते हैं वो क्या कहलाते हैं? मांसाहारी। और जो दोनों को खाते हैं, जो पौधों को भी खाते हैं प्लस जंतुओं को भी खाते हैं, वो क्या कहलाते हैं? सर्वाहारी कहलाते हैं। शाकाहारी के अंदर क्या होता है? हिरण, गाय, भैंस। हिरण है, गाय ये शाकाहारी है। मांसाहारी में शेर चित्ता ये मांसाहारी है। सर्वाहारी के अंदर मनुष्य, कुत्ता, कौवा, ये सारे कैसे जीव होते हैं? सर्वाहारी जीव होते हैं, यानी जो आपका सभी चीजें खा लेते हैं। ठीक है, तो बात आई जो सिर्फ पेड़ पौधे खाते हैं शाकाहारी जीव जंतु शाकाहारी कहलाते हैं, जैसे हिरण है, गाय है। और जो सिर्फ मांस मछली खाते हैं वो मांसाहारी कहलाते हैं, शेर, चीता। और जो शाकाहारी मांस भी खा लेते हैं और पेड़ पौधों से प्राप्त भोजन भी खा लेते हैं वो सर्वाहारी कहलाते हैं, जैसे मनुष्य, कुत्ता और कौवा। आगे देखिए यहाँ पर देखिए एक क्वेश्चन और लिखा है। क्या लिखा है कि क्योंकि हम सभी को भोजन की आवश्यकता होती है अतः हम अपने देश के इतने अधिक लोगों को भोजन किस प्रकार उपलब्ध करा सकते हैं? सभी को भोजन चाहिए और देश की जनसंख्या बहुत है। आप जानते हैं भारत देश की जनसंख्या लगभग 135 करोड़ के आसपास पहुंच चुकी है। ठीक है, तो इन सभी को भोजन की जो आवश्यकता है उनकी पूर्ति कैसे होती है? इन सभी की भोजन की आवश्यकता की पूर्ति कैसे होती है? कि किसान के द्वारा क्या उगाई जाती है? किसान के द्वारा फसल उगाई जाती है। फसल में बहुत अधिक अनाज उगाया जाता है जिससे किसान अपने परिवार की साथ में दूसरे परिवारों के भी भोजन की आवश्यकताओं की क्या करता है? पूर्ति करता है। देखिए भोजन को बड़े स्तर पर उत्पादन करना आवश्यक है, यानी सभी की आवश्यकता, सभी को भोजन मिल सके इसके लिए भोजन को बड़े स्तर पर यानी बहुत अधिक स्तर पर भोजन को उत्पादन करना आवश्यक होता है। और ये काम कौन करता है? किसान करता है। इसीलिए किसान को रीढ़ की हड्डी कहा जाता है। देश की रीढ़ की हड्डी कौन है? किसान है। किसान नहीं हो तो भोजन नहीं मिलेगा, भोजन नहीं होगा तो लोग भी नहीं रहेंगे, तो फिर देश कहाँ बचेगा? ठीक है, आगे ठीक है, विशाल जनसंख्या को भोजन प्रदान करने के लिए इसका नियमित उत्पादन, उचित प्रबंधन एवं वितरण आवश्यक है। कि एक बहुत बड़ी जनसंख्या को भोजन उपलब्ध कराने के लिए इसका नियमित उत्पादन, लगातार आपको इस भोजन का उत्पादन जरूरी है, लगातार फसल बोना जरूरी है, उसका उचित सही तरीके से प्रबंधन भी होना चाहिए, रखरखाव भी होना चाहिए और सभी को सही तरीके से उसका बंटवारा भी होना चाहिए, निवेदन की आवश्यकता होती है। देखिए हेडिंग है कृषि पद्धतियां। कृषि पत्तियों का क्या मतलब हुआ? यानी कृषि पत्तियां यानी कृषि जो खेती की जाती है उन खेती में कौन कौन से चरण होते हैं, कौन कौन सी पत्तियां होती है, किसान कैसे खेती उत्पादन करता है फसल का, उसके वो चीजें किसके बारे में? कृषि पत्तियों के बारे में। ठीक है, तो कृषि पत्तियों में सबसे पहले क्या होता है? किसान के द्वारा क्या किया जाता है? खेत तैयार किया जाता है। खेत तैयार किया जाता है। सेकंड क्या होता है? सेकंड
सेकंड, पहले खेत तैयार किया जाता है। सेकंड क्या, उसके अंदर बीज बोया जाता है। तीसरा क्या होता है, सिंचाई की जाती है। ठीक है, फिर क्या किया जाता है, सिंचाई के बाद में उसमें खाद वगैरह डाली जाती है। ठीक है, अगला चरण क्या हो गया, अगला चरण हो गया कि उसका रख रखाव देखभाल की जाती है दूसरे जीव जंतुओं से। उसका अगला चरण क्या हो गया, जब फसल पक जाती है तो पकने के बाद उसमें क्या की जाती है, कटाई की जाती है। और कटाई के साथ में बाद में उस फसल को क्या कर लिया जाता है, इकट्ठा करके रख लिया जाता है। आगे देखिए, चलिए आगे देखते हैं कि जब एक ही किस्म के पौधे को किसी स्थान पर बड़े पैमाने पर उगाए जाते हैं तो उसे क्या कहते हैं, फसल कहते हैं। अगर आपसे पूछे, पहला क्वेश्चन पूछे क्या, पहला क्वेश्चन क्या आएगा, फसल किसे कहते हैं। तो फसल किसे कहते हैं कि जब किसी एक ही स्थान पर, एक ही भूभाग पर एक ही प्रकार के पौधे को, किसी एक ही प्रकार के पौधे को बहुत बड़े क्षेत्र में उगाया जाता है तो ऐसे उसे क्या कहते हैं, फसल कहते हैं। जैसे गेहूं है, गेहूं एक ही प्रकार के पौधे, उसको बहुत बहुत बड़े क्षेत्र में एक साथ में उगाया जाता है, उसे क्या कहते हैं, फसल कहते हैं। उदाहरण के लिए गेहूं की फसल का अर्थ है कि खेत में उगाए जाने वाले सभी पौधे गेहूं के हैं। उदाहरण के लिए गेहूं की फसल का अर्थ क्या हुआ कि खेत में उगाए जाने वाले सभी पौधे किसके हैं, गेहूं के हैं। आगे देखिए, आप जानते ही हैं कि फसलें विभिन्न प्रकार की होती है। जैसे आपकी अन्न है, सब्जियां हैं, फल है। अन्न में क्या हो गया, गेहूं आ गया, बाजरा आ गया, आपके मक्का आ गया, मूंग है, मोठ है, ये सारे। ठीक है, कई प्रकार की सब्जियां होती हैं यानी, और कई प्रकार के फल होते हैं। जिस मौसम में ये उगाए जाते हैं उसके आधार पर हम फसलों का वर्गीकरण कर सकते हैं कि जिस आधार पर इन फसलों को उगाया जाता है, सर्दी के मौसम में, गर्मी के मौसम में, या फिर आपकी ठंडी के मौसम, बरसात के मौसम में, उस आधार पर हम फसलों का क्या कर सकते हैं, अलग अलग वर्गीकरण कर सकते हैं, अलग अलग भागों में बांट सकते हैं। आगे देखिए, भारत एक विशाल देश है। यहाँ ताप, आर्द्रता और वर्षा जैसी जलवायु परिस्थितियां एक क्षेत्र से दूसरे क्षेत्र में भिन्न है, अतः देश के विभिन्न भागों में विविध प्रकार के। भारत में क्या एक बहुत बड़ा क्षेत्र है। ठीक है, कहीं पर अधिक जम्मू कश्मीर वगैरह में ज्यादा अधिक ठंड होती है, बीच में राजस्थान है, मध्य प्रदेश वगैरह में आती है, यहाँ पर गर्मी अधिक पड़ती है। ठीक है, और नीचे दक्षिण भारत में जाओगे तो वहां पर क्या देखने को मिलेगा आपको, वहां पर लगभग 12 महीने बारिश होती रहती है। तो हमने क्या समझा इस चीज से कि यहाँ की भारत देश की जो भौगोलिक परिस्थितियां हैं वो अलग अलग जगह पर अलग अलग प्रकार की होती हैं। इसीलिए हमने देखा कि उन भौगोलिक परिस्थितियों के आधार पर ही पूरे भारत देश में अलग अलग प्रकार की क्या उगाई जाती है, फसल उगाई जाती है। ठीक है, देखिए कि फसल उगाई जाती है। इस विविधता के बावजूद मोटे तौर पर फसलों को दो वर्गों में बांटा जा सकता है कि कई प्रकार की फसलें उगाई जाती हैं। इस विविधता के बावजूद भी हम फसलों को दो भागों में बांट सकते हैं। कौन कौन सी, एक तो खरीफ की फसल और एक रबी की फसल। देखिए, खरीफ की फसल ये वे फसल है जिन्हें वर्षा ऋतु में उगाया जाता है। खरीफ की फसल क्या याद रखोगे, कौन सी ऋतु में, वर्षा ऋतु में। कौन सी ऋतु में, वर्षा ऋतु में। यानी जिस फसल को वर्षा ऋतु में उगाया जाता है वो कौन सी फसल कहलाती है, खरीफ की फसल कहलाती है। आपसे क्वेश्चन यही पूछा जाएगा, खरीफ की फसल के उदाहरण बताइए, या खरीफ की फसल किस मौसम में उगाई जाती है, तो वर्षा ऋतु में उगाई जाती है, खरीफ की फसल कहलाती है। भारत में वर्षा ऋतु सामान्यतः जून से सितंबर तक होती है। और वर्षा ऋतु कौन सी होती है, जून, जुलाई, अगस्त, सितंबर, 4 महीने होते हैं। ठीक है, जून से सितंबर तक होती है। धान, मक्का, सोयाबीन, मूंगफली, कपास आदि खरीफ फसलें हैं। ये खरीफ फसलों के उदाहरण है। आपको ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन दे देगा और उसमें कुछ दो फसलों के नाम दे देगा और पूछ लेगा कि खरीफ की फसलें कौन कौन सी। तो खरीफ की फसलें कौन सी, वर्षा ऋतु में। वर्षा ऋतु में कौन सी, धान की फसलें, मक्का है, सोयाबीन है, मूंगफली है, कपास है, ये सारी वर्षा ऋतु की फसलें हैं। अगला देखो, सेकंड है रबी फसलें। सेकंड कौन सा है, रबी फसलें। शीत ऋतु में उगाई जाने वाली फसलें रबी फसलें कहलाती है। शीत ऋतु में, सर्दी के मौसम है, शीत ऋतु है नहीं, सर्दी के मौसम में जो फसलें उगाई जाती है उन्हें क्या कहते हैं, उन्हें रबी की फसलें कहते हैं। गेहूं, चना, मटर, सरसों, अलसी रबी की फसलों के उदाहरण हैं। गेहूं है, चना है, मटर है, सरसों आप जानते हैं कौन से मौसम में, सर्दी के मौसम में उगाई जाती है। इसलिए ये सर्दी के मौसम में उगाई जाने वाली या शीत ऋतु में उगाई जाने वाली फसलें कौन सी फसलें कहलाती हैं, आपकी रबी की फसलें कहलाती हैं। और आपने एक नाम और सुना होगा, जायद की फसल, ये भी सुना होगा। ठीक है, जायद की फसल कौन सी ऋतु में, ग्रीष्म ऋतु में उगाई जाती है। ठीक है, आगे देखिए, आगे आधारित फसल पद्धतियां, कृषि आधारित फसल पद्धतियां यानी कृषि करने के लिए कौन कौन सी पद्धतियां काम में आती हैं उसके लिए, उसके बारे में देखिए। धान को शीत ऋतु में क्यों उगाया जा सकता है, धान को शीत ऋतु में क्यों नहीं उगाया, कि धान को शीत ऋतु में क्यों नहीं उगाया जा सकता, कि धान के लिए अच्छे पानी की जरूरत पड़ती है और बरसात के मौसम में पानी भी अच्छा होता है और वहां पर धूप भी बराबर मिल जाती है। इसलिए इसको आपका गर्मी के मौसम में, बरसात के मौसम में ही उगाया जाता है, शीत ऋतु में नहीं उगाया जाता है। ठीक है, पर शीत ऋतु में क्यों नहीं उगाया जाता है, क्योंकि धूप कम निकलती है तो इसको बराबर जितनी इसकी ऊर्जा चाहिए, गर्मी चाहिए, धूप चाहिए, उतनी धूप नहीं मिल पाती। आगे, धान को बहुत अधिक पानी की आवश्यकता होती है, अतः इसे केवल वर्षा ऋतु में ही उगाया जाता है। साथ में अभी मैंने कहा कि धान को अधिक पानी की आवश्यकता होती है और वर्षा ऋतु में बारिश से अधिक पानी मिल जाता है, इसलिए उसको सिर्फ वर्षा ऋतु में ही उगाया जाता है। आगे देखिए,
फसल उगाने के लिए किसान को अनेक क्रियाकलाप समसामयिक अवधि में करने होते हैं कि फसल उगाने के लिए किसान को बहुत सारी क्रियाकलाप जो है एक निश्चित अवधि में करने होते हैं। आप देखेंगे कि ये क्रियाकलाप उस प्रकार के हैं जिनका उपयोग माली अथवा आप सजावटी पौधे उगाने के लिए करते हैं। ये क्रियाकलाप अथवा कार्य कृषि प्रक्रिया कहलाते हैं। ये जो चरण होते हैं ये क्या कहलाते हैं? कृषि पत्तियां कहलाती है। आपके सामने क्वेश्चन ये होगा कि कौन कृषि पत्तियों के नाम बताइए। ठीक है, तो देखिए कौन कौन सी कृषि पत्तियां हैं। देखिए ये है आपकी कृषि पत्तियां, ये क्या है? ये है आपकी कृषि पद्धतियां। क्या है? कृषि पद्धतियां। पे नंबर एक कृषि पद्धति कौन सी है? मिट्टी तैयार करना। एक नंबर कौन सी है? कि किसान आपकी बीज बोने से पहले क्या करेगा? खेत तैयार करेगा, यानी मिट्टी को तैयार करेगा। तो पहली मिट्टी तैयार करना। याद रखने की या रटने की जरूरत नहीं है, इन चीजों को याद करने की या रटने की जरूरत नहीं। क्यों? हम जो लोग हैं लगभग खेतों या किसान वर्ग से ही ताल्लुक रखते हैं, तो हमें पता है कि फसल बोने से पहले खेत तैयार किया जाता है। ठीक है, बाद में सेकंड नंबर पर जब खेत तैयार हो जाता है तो सेकंड नंबर क्या की जाएगी? बुआई की जाएगी। बुआई मतलब बीज बोना, बुआई। ठीक है, थर्ड नंबर क्या है? खाद्य एवं उर्वरक देना। बुआई कर दी जाती है, उसमें खाद दिया जाता है, उर्वरक दिया जाता है। खाद यानी जो गोबर वगैरह, खाद यानी गोबर वगैरह वो दिया जाता है। उर्वरक यानी यूरिया डीएपी। उर्वरक मतलब यूरिया डीएपी वगैरह जो मार्केट से लाया जाता है उसे वो क्या कहलाता है? उर्वरक कहलाता है। ठीक है, फिर उसके अंदर सिंचाई मतलब पानी देना। आप जो पानी देते हो वह सिंचाई की जाती है। फिर खरपतवार से सुरक्षा। ये पानी सिंचाई करने के बाद में आप जानते हो फसल के साथ साथ में छोटी छोटी खरपतवार मतलब खरपतवार का मतलब क्या हुआ? घास फूस। खरपतवार का मतलब क्या हुआ? घास। यानी जो फसल के साथ साथ में जो घास उग जाती है उस घास को भी किसान के द्वारा क्या किया जाता है? निकाल लिया जाता है। ठीक है, फिर उसकी जब फसल पक जाती है तो फसल पकने के बाद में उसकी क्या की जाती है? कटाई की जाती है। और कटाई करने के बाद में उसको थ्रेशर के द्वारा उससे बीजों को अलग कर लिया जाता है। और बीजों को अलग करने के बाद में फिर उन बीजों का बोरियों के अंदर या क्या किया जाता है? उनका भंडारण किया जाता। तो ये सारी की सारी जो आपकी 7 चरण है वो क्या है? कृषि पद्धतियां हैं। आप इन 7 को आपको याद रखना है। आपके सामने क्वेश्चन ये आएगा, कृषि पद्धतियों के नाम बताइए या फिर इनको विस्तार से बताइए। तो आइए जरा हम इन सबको विस्तार से पढ़ते हैं कि मिट्टी की ये पत्तियां। जैसे पहला है मिट्टी तैयार करना, तो मिट्टी को किसान के द्वारा मिट्टी को कैसे तैयार किया जाता है? मिट्टी को तैयार करने में कौन कौन से उपकरण काम में आते हैं? देखिए जरा, फसल उगाने से पहले मिट्टी तैयार करना प्रथम चरण है। मिट्टी को पलटना तथा इसे पोला बनाना कृषि का अत्यंत महत्वपूर्ण कार्य है। मिट्टी तैयार कैसे की जाती है? कि मिट्टी को जो पलटा जाता है, आपकी मिट्टी उसमें हल वगैरह चला करके मिट्टी को उलट पुलट किया जाता है। क्या कहता है? मिट्टी को उलट पुलट, नीचे वाली मिट्टी को ऊपर, ऊपर वाली को नीचे, उलट पुलट करके उससे क्या बनाया जाता है? पोला बनाया जाता है। पोला क्यों बनाया जाता है? ताकि उसके जब पौधा उगे तो वो अपनी जड़ें आसानी से मिट्टी के अंदर छोड़ सके या उसकी जड़ें आसानी से फैल सके। ठीक है, इससे जड़ें भूमि में गहराई तक जा सकती हैं। पोली मिट्टी में गहराई में धसी जड़ें भी सरलता से शोषण कर सकती हैं। और मिट्टी अगर मुलायम होगी, पोली होगी, तो जड़ें अगर गहराई में चली जाएगी तो भी पौधा जो है जड़ों के द्वारा पोली मिट्टी में आसानी से क्या कर सकता है? शोषण प्रक्रिया कर सकता है। पोली मिट्टी किस प्रकार पौधे को जड़ों को सरलता से शोषण करने में सहायता करती है? देखो, मिट्टी पोली होगी तो उसके कणों के बीच में क्या होगी? जगह होगी। और कणों के बीच में जगह होगी तो गैस, जो ऑक्सीजन गैस है वो मिट्टी में आसानी से जा पाएगी और जड़ें शोषण प्रक्रिया के द्वारा उस ऑक्सीजन गैस को आसानी से क्या कर लेगी? ग्रहण कर पाएगी। आगे देखो, पोली मिट्टी में रहने वाले केंचुओं और सूक्ष्म जीवों की वृद्धि में सहायता करती है। पोली मिट्टी क्या करती है? मिट्टी में जो केंचुए रहते हैं, छोटे छोटे जीव रहते हैं, उनको बढ़ने में सहायता करती है। केंचुए जो होते हैं आप जानते हो, केंचुए जो होते हैं वो फसल के लिए बहुत क्या होते हैं? लाभदायक होते हैं। इसलिए आपको नहीं पता, मैं बता दूं कि केंचुआ जो है, इस केंचुए को क्या कहा जाता है? किसान मित्र। केंचुआ क्या कहा जाता है? किसान मित्र कहा जाता है, किसान का दोस्त कहा जाता है। किसको? केंचुए को। जिस मिट्टी के अंदर ज्यादा केंचुए होते हैं वहां पर फसल भी क्या होती है? अच्छी होती है। तो ये याद रखें, किसान मित्र। केंचुआ क्या कहा जाता है? किसान मित्र कहा जाता है। ठीक है, चलिए। जीव किसानों के मित्र हैं क्योंकि ये मिट्टी को और पलट कर पोला कर देते हैं। जीव क्या है? किसानों के मित्र हैं क्योंकि ये मिट्टी को केंचुए वगैरह जो होते हैं मिट्टी को पोला करते रहते हैं तथा ह्यूमस बनाते हैं। पर तो मिट्टी को पलटना और पोला करना क्यों आवश्यक है? केंचुए क्या करते हैं? एक तो मिट्टी को पोला करते हैं, साथ में ह्यूमस बनाते हैं। ह्यूमस मतलब खाद। ह्यूमस मतलब एक तरह की क्या कह सकते हो आप? ह्यूमस मतलब खाद बनाते हैं। जो सड़ी पेड़ पौधों की सड़ी गली पत्तियां वगैरह हैं, उन पत्तियों से ये जीव खाद बना देते हैं, उसी को हम ह्यूमस कहते हैं। ठीक है, कि आगे देखिए, आप पिछली कक्षाओं में पढ़ चुके हैं कि मिट्टी में खनिज, जल, वायु तथा कुछ सजीव होते हैं। इसके अतिरिक्त मर्द पौधे और जंतु भी मिट्टी में पाए जाने वाले
जीवों द्वारा गठित होते हैं। इस प्रकार में मृत जीवों में पाए जाने वाले पोषक मिट्टी में निर्मुक्त होते हैं। ये पोषक पदार्थों द्वारा अवशोषित किए जाते हैं। देखो हमारे सामने क्वेश्चन क्या आया कि मिट्टी को पोला करना क्यों आवश्यक है, तो देखिए जरा इसको समझिए। मिट्टी को पोला करना क्यों आवश्यक है इसको समझिएगा जरा। देखिए, ये देखिए यहाँ पर समझिए, जैसे मैंने कहा ये खेत है और ये क्या है, मिट्टी है। ये क्या है, मिट्टी है। और मिट्टी के अंदर मैंने ये कहा कि ये आपके, ये देखिए, ये मैंने कहा ये क्या है, मिट्टी के अंदर पोषक तत्व है। ये क्या है, पोषक तत्व है। आपने क्या क्या, देखिए आपने ये एक पौधा हो गया, आपने क्या किया, ये एक पौधा हो गया, ठीक है। और ये पौधे की जड़ें जो हैं वो इस प्रकार मिट्टी के अंदर फैल गई। ये कब, आपने पहली बार, फर्स्ट बार पौधा हो गया तो मिट्टी की जड़ें इस प्रकार ये इसके अंदर फैल गई। तो क्या होगा कि मिट्टी की जड़ों ने क्या किया, ये इसके आसपास के जो पोषक तत्व हैं इन सभी पोषक तत्व क्या कर लिया, मिट्टी की जड़ों ने ग्रहण कर लिया। किसके साथ में, पानी के साथ में, ठीक है। और आपकी फसल क्या हुई, अच्छी हुई, फसल क्या हुई, अच्छी हुई, ठीक है। और आपने अच्छी होने के बाद आपने इस फसल को क्या कर दिया, काट दिया। आपने क्या कर दिया, यहाँ से इस फसल को यहाँ से काट दिया। तो मैं भी काट देता हूँ, जो मैं भी आपकी इस फसल को काट देता हूँ। ये काट दिया मैंने इस फसल, चलिए फसल को काट दिया, अच्छी हो गई, अच्छी हो गई तो काट दिया भाई, और क्या करना, ठीक है। ये काट दिया। अब बारी आई किसकी, सेकेंड टाइम की। किसकी बारी आई, सेकेंड टाइम की बारी। सेकेंड बार आपने एक और पौधा बोया, नहीं एक बार ऐसे समझिए कि आपने क्या किया कि पहली बार फसल बोई तब यहाँ पर ऊपर वाले पोषक तत्वों को किसने ग्रहण कर लिया, आपने इन पौधों ने ग्रहण कर लिया। अगर पौधों ने यहाँ पर पोषक तत्वों को ग्रहण कर लिया तो यहाँ से जो ये लाल कलर के हमने पोषक तत्व बनाए थे ये भी गायब हो गए कि नहीं हो गए, क्योंकि इन पोषक तत्वों को किसने ग्रहण कर लिया, इन पोषक तत्वों को किसने ग्रहण कर लिया, मिट्टी ने, पौधे ने ग्रहण कर लिया पहली बार जब बोई थी, ठीक है। पहली बार बोई थी मिट्टी ने, पौधे ने ग्रहण कर लिया। तो यहाँ पर अब इस ऊपर वाली मिट्टी में, ये जो ऊपर वाली मिट्टी है, इस ऊपर वाली मिट्टी में पोषक तत्वों की कमी हुई कि नहीं हुई, ये जो ऊपर वाली मिट्टी है पूरी, इसमें पोषक तत्वों की कमी हो गई। तो अगर आप सेकेंड बार अगर यहाँ पर पौधा उगाते हो, सेकेंड बार अगर यहाँ पर पौधा उगाओगे तो क्या इसको पोषक तत्व मिलेंगे, क्या इसको पोषक तत्व मिलेंगे, नहीं मिलेंगे। तो इसको पोषक तत्व नहीं मिलेंगे तो किसान क्या करता है, सेकेंड बार पौधा उगाने से पहले किसान क्या करता है, इस मिट्टी को ये नीचे उलट पुलट करता है। इस मिट्टी को क्या करता है, इस मिट्टी को उलट पुलट करता है और ऊपर वाले नीचे वाले भाग को उलट पुलट करता है और नीचे वाले भाग को क्या लेगा, ऊपर ले आता है और ऊपर वाले भाग को कहाँ ले जाता है, नीचे ले जाता है। पर अगर ये नीचे वाला भाग ऊपर आ गया, अगर ये नीचे वाला भाग क्या आ गया, ऊपर आ गया, तो ये नीचे वाले जो पोषक तत्व थे ये भी ऊपर आए कि नहीं आए, ये नीचे वाले पोषक तत्व होंगे ये भी ऐसे ऊपर आएंगे कि नहीं आएंगे, ये भी पोषक तत्व क्या आएंगे, ऊपर आ जाएंगे, ठीक है। नीचे वाले पोषक तत्व ऊपर आ जाएंगे, नीचे से गायब हो जाएंगे, नीचे से तो गायब होंगे भाई, वो नीचे वाले कहाँ आ गए, ऊपर आ गए। ये इस प्रकार होगा कि नहीं होगा ना, इस प्रकार, ठीक है। और अब अगर आप यहाँ पर आप कोई फसल बोते हो, ठीक है, या फिर कोई पौधा बोते हो तो इस पौधे को भी ये पोषक तत्व मिलेंगे कि नहीं मिलेंगे। और इस पौधे को मिलेंगे तो यहाँ पर भी फसल क्या होगी, अच्छी होगी। तो उम्मीद है कि आपको ये बात समझ में आ गई होगी कि मिट्टी को पोला करना है, उलट पुलट करना क्यों जरूरी है, ताकि जो नीचे वाले पोषक तत्व है वो ऊपर आ सके, ऊपर आ जाए और ऊपर आकर के पौधे को ये पोषक तत्व मिल जाए तो फसल अच्छी हो। इसके लिए क्या किया जाता है, आपको मिट्टी को उलट पुलट किया जाता है। आगे देखिए, क्योंकि ऊपरी परत के कुछ सेंटीमीटर की मिट्टी ही पौधे की वृद्धि के लिए सहायक होती है। यानी मिट्टी को पोला करने की आवश्यक है, क्योंकि ऊपरी यानी मिट्टी की जो ऊपरी परत है वही आपकी उसी पौधे की वृद्धि के लिए सहायक होती है। इससे उल्टने पुलटने और पोला करने से पोषक पदार्थ ऊपर आ जाते हैं। ये देखिए, इसको उलट पुलट करने से ये पोषक पदार्थ क्या आ जाते हैं, ऊपर आ जाते हैं। लिखा भी पोषक पदार्थ ऊपर आ जाते हैं और पौधे इन पोषक पदार्थों का उपयोग कर सकते हैं और पौधा आसानी से जो है इस पोषक पदार्थों को ग्रहण कर सकता है, ठीक है। अतः मिट्टी को उल्टा पुलटना या पोला करना फसल उत्पादन के लिए क्या है, अत्यंत महत्वपूर्ण है। फसल आपकी कैसी हो, फसल आपकी अच्छी हो, इसके लिए मिट्टी को क्या करना, उल्टना पुलटना यानी क्या है, बहुत जरूरी होता है। आगे देखिए, आगे मिट्टी को उल्टने पुलटने एवं पोला करने की प्रक्रिया जुताई कहलाती है। अंडरलाइन करना कि मिट्टी को उल्टने पुलटने एवं पोला करने की प्रक्रिया क्या कहलाती है, जुताई कहलाती है। पहला क्वेश्चन तो वहां पर बन गया, फसल किसे कहते हैं, यानी एक ही प्रकार के पौधे को बहुत बड़े क्षेत्र में उगाना फसल कहलाता है। सेकंड, मिट्टी को उल्टना पुलटना और पोला करना क्या कहलाता है, आपका जुताई कहलाता है, ठीक है। आगे, इसे हल चलाकर
कर सकते हैं। और ऐसा कार्य हम किसके द्वारा कर सकते हैं? हल चलाकर कर सकते हैं। चलिए आगे देखिए, हल लकड़ी अथवा लोहे के बने होते हैं। हल जो होते हैं लकड़ी के भी, पुराने समय आप जानते हो लकड़ी के होते थे, अब लोहे के होते हैं। यदि मिट्टी अत्यंत सूखी है तो जुताई से पहले इसे पानी देने की आवश्यकता भी पड़ सकती है। मिट्टी अगर ज्यादा सूख गई है तो जुताई से पहले किसान के द्वारा इसमें थोड़ा पानी छोड़ दिया जाता है ताकि मिट्टी आपकी गीली हो जाए और उसमें जुताई अच्छी तरीके से हो। जुते हुए खेत में मिट्टी के बड़े बड़े ढेले भी हो सकते हैं। जुते हुए खेत मिट्टी के बड़े बड़े ढेले जिसे आप मारवाड़ी में ढगड़े बोलते हो, ठीक है, वो भी हो सकते हैं। इन्हें एक पाटन की सहायता से तोड़ना आवश्यक है। आप जानते हो कि हल के पीछे एक लकड़ी का बहुत बड़ी लकड़ी बांधी जाती है, लकड़ी का पट्टा बांधा जाता है और उस पर कहीं बार किसान उसके ऊपर बैठ जाता है और उसके फिर ट्रैक्टर चलाया जाता है, हल चलाए जाते हैं। तो बड़े बड़े जो और आपके बड़े बड़े जो ढगड़े होते हैं, या फिर आप किसे बोलते हो कि या देखो क्या लिखा था कि मिट्टी बड़े बड़े ढेले जो होते हैं जिसे हमारे ढगड़े बोलते हो, वो क्या हो जाते हैं? टूट फूट जाते हैं और महीन मिट्टी बन जाती है। आगे पाटन की सहायता से तोड़ना आवश्यक है। बुआई एवं सिंचाई के लिए खेत को समतल करना आवश्यक है। बुआई और सिंचाई के लिए खेत को क्या किया जाता है? एकदम समतल बनाया जाता है ताकि उसमें आसानी से क्या दिया जा सके? आप पानी दिया जा सके। और जहां पर खेत समतल नहीं होते हैं, ऊपर नीचे टीले होते हैं, वहां पर फव्वारों के द्वारा, किसके द्वारा? फव्वारों के द्वारा आपकी सिंचाई की जाती है। ये कार्य पाटन द्वारा किया जाता है। किस खेत को समतल करने का कार्य किसके द्वारा? पाटन के द्वारा। जो लकड़ी का पट्टा होता है जो हलों के पीछे बांधा जाता है उसी को क्या बोलते हैं? पाटन कहते हैं। कभी कभी जुताई से पहले खाद दी जाती है। जुताई से पहले भी क्या खाद वगैरह दी जाती है। आप जानते हो गोबर वगैरह डाला जाता है, वो जुताई से पहले डाल दिया जाता है। जुताई के समय खाद मिट्टी में भली भांति मिल जाती है ताकि जुताई हो हल के द्वारा, तो उस समय खाद जो है वो मिट्टी में भली भांति मिल जाए। बुआई से पहले खेत में पानी दिया जाता है और बुआई से पहले कई बार खेत में पानी भी दिया जाता है। आगे देखो कृषि औजार। आगे बात करते हैं कृषि औजारों के बारे में। चलिए कृषि औजार, ठीक है। अच्छी उपज के लिए बुआई से पहले मिट्टी को भरपूर भुरभुरा करना आवश्यक होता है। यानी बुआई से पहले मिट्टी को भुरभुरा करना आवश्यक होता है। ये अनेक औजारों से किया जाता है। हल, कुदाली एवं कल्टीवेटर इस कार्य में उपयोग किए जाते हैं। अंडरलाइन करना, कृषि औजार कौन कौन? हल है, कुदाली है, कल्टीवेटर है। कल्टीवेटर मतलब कल्टीवेटर जो आपका जो हल होते हैं जो मिट्टी से जिसके द्वारा मिट्टी को उलट पुलट किया जाता है वही आपका कल्टीवेटर कहलाता है, ठीक है। उपयोग औजार काम में लिए जाते हैं। देखिए हल, प्राचीन काल से ही हल का उपयोग जुताई, खाद उर्वरक मिलाने, खरपतवार निकालने एवं मिट्टी खुरचने के लिए किया जाता है। हल का उपयोग कहाँ पर किया जाता है? जुताई करने के लिए, खाद और उर्वरक मिलाने के लिए, खरपतवार निकालने के लिए और मिट्टी को खुरचने के लिए किया जाता है। ये औजार लकड़ी का बना होता है। इसे बैलों की जोड़ी अथवा अन्य पशु, घोड़े या ऊंट की सहायता से खींचा जाता है। इसमें लोहे की मजबूत तिकोनी पत्ती होती है जिसे फाल कहते हैं। ये देखो ये जो हल है ये हल का चित्र बना रखा है। ये आगे जो बैलों के गर्दन के ऊपर रखा जाता है उसे जोत कहते हैं, ठीक है। और ये जो लकड़ी का बना होता है उसे हल सेप्ट कहा जाता है। और ये आगे जो नीचे की तरफ जो मिट्टी को खोदने के लिए जो लोहे की पत्ती लगी होती है उसे क्या कहा जाता है? फाल कहा जाता है। देखिए कि जिसमें लोहे की मजबूत तिकोनी पत्ती होती है उसे फाल कहते हैं। हल का मुख्य भाग लंबी लकड़ी का बना होता है जिसे हल सेप्ट कहते हैं। हल का जो मुख्य भाग होता है ये वाला लंबी लकड़ी का बना होता है, इसे क्या बोलते हैं? हल सेप्ट। इसे क्या बोलते हैं? हल सेप्ट कहते हैं। आगे देखिए, इसके एक सिरे पर हैंडल होता था, दूसरा सिरा जोत के डंडे से जुड़ा होता है जिसे बैलों की गर्दन के ऊपर रखा जाता है। इनका एक सिरा के में तो क्या होता है? ये नीचे पत्ती होती है, ऊपर हैंडल होता है, ठीक है, यहाँ पर किसान के पकड़ने के लिए। और एक तरफ जो होता है जोत के डंडे के द्वारा जुड़ा रहता है जो बैलों की गर्दन पर रखा जाता है, ठीक है। आगे एक जोड़ी बैल एवं एक आदमी इसे सरलता से चला सकता है। हल को चलाने के लिए एक जोड़ी बैल चाहिए। एक जोड़ी मतलब दो बैल और एक आदमी जो होता है इस हल को आसानी से चला सकता है, ठीक है। आगे आजकल लोहे के हल तेजी से देसी लकड़ी के हल की जगह ले रहे हैं कि आजकल जो है लोहे के हल बनाए जा रहे हैं जो देसी हल की जगह ले रहे हैं। आजकल ये जो हल है बैलों के द्वारा आपकी बैलों के द्वारा कुदाली करना या बैलों के द्वारा आपको फसल बोना ये बहुत कम हो गया है, ठीक है। आजकल जो ट्रैक्टर वगैरह आते हैं लोहे के हल बने हुए हो तो उन्हीं के द्वारा आपके किया जाता है, सारा कार्य किया जाता है। अगर देखो कुदाली ये एक सरल औजार है। इसका उपयोग खरपतवार निकालने के मिट्टी को पोला करने के लिए किया जाता है। कुदाली यानी आप देख सकते हैं कि खुरपी, आप मारवाड़ में खुरपी या फिर जो आपकी होती है जो कई होती है जिसके डंडे से पकड़ के खरपतवार वगैरह निकाला जाता है, ठीक है। तो इसके द्वारा मिट्टी को पोला किया जाता है, वह खरपतवार निकाली जाती है। इसमें लकड़ी अथवा लोहे की छड़ होती है जिसके एक सिरे पर लोहे की चौड़ी तथा मुड़ी हुई प्लेट लगी होती है। ये देखिए ये लकड़ी का, पीछे लकड़ी का लंबा डंडा होता है, ठीक है, और आगे किसकी
आगे एक लोहे की प्लेट लगी होती है, इसके द्वारा खरपतवार निकाली जाती है, मिट्टी को खोद कर क्या जाता है, पोला किया जाता है। जो ब्लेड की तरह कार्य करते हैं, इसका दूसरा सिरा पशुओं द्वारा खींचा जाता है और इसका ये आगे ब्लेड की तरह कार्य करते हैं मिट्टी को पोला करने के लिए, और इसका दूसरा सिरा जो है ये जोत है, ये पशुओं के द्वारा आगे खींचा जाता है वेलों के द्वारा। अगला देखिए कल्टीवेटर। आजकल जुताई ट्रैक्टर द्वारा संचालित कल्टीवेटर से की जाती है। कल्टीवेटर के उपयोग से श्रम एवं समय दोनों की बचत। ये जो पीछे हल लगा है इसको क्या बोलते हैं, कल्टीवेटर कहा जाता है। इसी को क्या कहते हैं, कल्टीवेटर कहते हैं। इसके द्वारा क्या होता है, एक तो आपकी श्रम, यानी श्रम का मतलब होता है मेहनत, श्रम का मतलब क्या होता है, मेहनत या काम, ठीक है। इसकी काम और समय दोनों की क्या हो रही है, बचत हो रही है। बैलों के द्वारा फिर बैलों के द्वारा जब की जाती थी तो पीछे एक ही हल होता था, एक ही हल को बार बार उस खेत में घुमाया जाता था, तो उस खेत की जुताई करने में बहुत सारा समय लग जाता था। लेकिन आजकल जो कल्टीवेटर आ गया है उसके अंदर 10-15 हल एक साथ में लगे होते हैं, तो उसके द्वारा बहुत आसानी से या बहुत कम समय के अंदर पूरी खेत की क्या कर दी जाती है, जुताई कर दी जाती है। चलिए, तो ये हो गया आपका। देखो आज हमने आपका कृषि फसल उत्पादन एवं प्रबंधन का जो चैप्टर था उसके अंदर हमने फसल के बारे में पढ़ा, फसल क्यों उगाई जाती है, ठीक है, किसके द्वारा उगाई जाती है, उसके बारे में पढ़ा। कृषि पद्धतियों के बारे में जाना, और कृषि पद्धतियों के अंदर फिर हमने ये भी पढ़ा साथ में कि पौधा अपना भोजन स्वयं किस प्रकार बनाता है, प्रकाश संश्लेषण की प्रक्रिया के द्वारा बनाता है, ठीक है। साथ में हमने ये भी रिवाइज कर लिया शाकाहारी मांसाहारी सर्वाहारी जंतुओं के बारे में, ठीक है। कृषि पद्धतियों के बारे में जाना, और जो फसलें कितने प्रकार की फसलें होती है, 2 प्रकार, खरीफ की फसल और रबी की फसल, इसके बारे में जाना। कृषि पत्तियों के बारे में पढ़ा, ठीक है। और साथ में कृषि पत्तियों के बारे में जो पहली पत्ती है मिट्टी तैयार करना, उस मिट्टी तैयार करने वाली पत्ती के बारे में पढ़ा। आगे की जो पत्तियां हैं, बुआई, खाद रूप देना, सिंचाई, खरपतवार कटाई, भंडारण, तो इनको हम अगली क्लास के अंदर पढ़ेंगे, ठीक है। आज के लिए इतना ही। अब आप क्या करेंगे, होमवर्क के रूप में आप ये कर लीजिएगा, देखिए, चलिए, हाँ, होमवर्क लेके क्या कीजिएगा आपने क्या सीखा है, ठीक है। ये जो आपने क्या सीखा है इसको HW के रूप में आप होमवर्क के रूप में लिख लीजिएगा, ठीक है। ये देखिए, ये पूरा का पूरा लिखा है आपने क्या सीखा। आपके पास बुक होगी, बुक नहीं होगी तो आप वीडियो को रोक पर भी लिख सकते हैं। देखो ये है और ये नीचे का, ठीक है। इसको पूरा वीडियो को रोक पर भी लिख सकते हैं। आगे वाले जो क्वेश्चन है उसको हम अगली वाली क्लास के अंदर करेंगे, ठीक है। तो तब तक के लिए आप अच्छी से मेहनत करते रहिए, ठीक है, पढ़ते रहिए और आप अपने ज्ञान की प्राप्ति करते रहिए। तो मेहनत कीजिए, पढ़ाई करते रहिए, और इस चैप्टर को आप एक बार रिवाइज कर लीजिए, जितना पढ़ाया गया है उतना रिवाइज कर लीजिए। आगे का हम अगली क्लास में पढ़ेंगे, ठीक है। थैंक यू, धन्यवाद, खुश रहिए, मस्त रहिए।